जी हाँ दोस्तों, मैं पवन कुमार यूथ अचीवमेंट कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। चलिए, आज हम आप लोग को बेसिक से हिस्ट्री पढ़ाएंगे। पूरा बेसिक से हिस्ट्री का सबसे पहले बेसिक समझिएगा और सीरियल नंबर से समझते हैं हम लोग सिलेबस टू सिलेबस। चलिए, इतिहास को बढ़िया से समझना है, ठीक है। तो हिस्ट्री को बढ़िया से समझने के लिए करना क्या है, सो समझिए। सबसे बड़ी बात है कि इतिहास जो देखे है ना, ये प्राचीन भारतीय इतिहास का जानकारी अगर लेना है ना, प्राचीन भारत इतिहास की जानकारी आपको, प्राचीन भारतीय इतिहास की जानकारी कई स्रोतों से मिलती है। जैसे नंबर 1 में चलेगा पुरातात्विक स्रोत, ठीक है। दूसरा है साहित्यिक स्रोत, पुरातात्विक, आर्कियोलॉजी और लिटरेचर। और तीसरा है विदेशियों का आगमन। तो चलिए, है ना, आज हम शुरू करते हैं प्राचीन भारतीय इतिहास को बढ़िया से समझिए, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिए आप लोग, इतिहास को समझने के लिए करना क्या है। तो जैसे पुरातात्विक स्रोत है, एकदम वर्ड को समझिए। पुरातात्विक स्रोत अगर आपको जानना कि पुरातात्विक स्रोत मतलब, पुरातात्विक का मतलब होता है पुराना तत्व मतलब मिट्टी के अंदर इतिहास को दबाया गया। भारत के मिट्टी के अंदर जो इतिहास दबा है जमीन के अंदर, तो उसको क्या किए, कुदार से कोड़ काट के, यानी पूरा एकदम उसका क्या कीजिए, मिट्टी को हटा के कुछ जमीन के नीचे दबा हुआ इतिहास को बाहर निकालिए। जमीन के नीचे दबा हुआ इतिहास को बाहर निकालिए और देखिए कि प्राचीन जमाने के लोग कैसे रहते थे और रहने के लिए वो सब किस किस तत्वों का प्रयोग करते थे। इसी का नाम है पुरातात्विक स्रोत। पुराना तत्वों से जानकारी लेना पुरातात्विक स्रोत है ना। तो समझिए, पुरातात्विक स्रोत की जानकारी हमको मिट्टी खोद कर जो सामान जमीन से बाहर निकाला गया है, और इस तरह का ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारियों ने किया। अगर भारत के इतिहास को अगर सबके सामने लाया है तो वो है ईस्ट इंडिया कंपनी। अगर ईस्ट इंडिया कंपनी भारत नहीं आती तो आज शायद सिंधु घाटी सभ्यता आपके नजर में नहीं रहता और भारतीय इतिहास दबा हुआ रहता। इसलिए ईस्ट इंडिया कंपनी का बहुत बड़ा योगदान है, जिसने भारतीय इतिहास को हमारे सामने पटक के रख दिया है। वही आज हम चलेंगे पुरातात्विक स्रोत है ना। पुरातात्विक स्रोत की जानकारी हमें अभिलेखों से मिलती है, ध्यान दीजिएगा। पुरातात्विक स्रोत की जानकारी हमें किससे मिलती है, अभिलेखों से। पहला पॉइंट तो ये देखिए, अभिलेखों से मिलती है। पुरातात्विक स्रोत की जानकारी हमें किससे मिलती है, अभिलेखों से मिलती है। अभिलेख के बाद अगर आप इसका और भी जानकारी लेना चाहते हैं तो इसकी जानकारी आपको सिक्का से मिलता है। पुराने जमाने में जो राजा लोग सिक्का उक्का कैसे था, कौन सिक्का वगैरह ढाला जाता, तो सिक्का से भी आप जानकारी ले सकते हैं। या अगर और भी जानकारी लेना है तो मृद भांड से ले सकते हैं। मिट्टी का खिलौना वगैरह, मिट्टी का बर्तन से भी ले सकते हैं, मृद भांड से ले सकते हैं। अगर और भी इसका जानकारी लेना है तो स्मारक से ले सकते हैं। और भी जानकारी लेना है तो भवन से ले सकते हैं। आगे चित्रकला से ले सकते हैं, ठीक है। तो भारत के इतिहास, जमीन के नीचे पड़ा हुआ इतिहास को हम बाहर निकालेंगे और हम लोग देखेंगे रिसर्च करके कार्बन 40 के द्वारा कि कितना पुराना हमारा भारत का इतिहास आज जमीन के नीचे दब गया, ठीक है। तो जमीन के नीचे दबा हुआ इतिहास को हमारे सामने जो लाया वो था ईस्ट इंडिया कंपनी। तो इतिहास की हम लोग बेसिक जानकारी पुरातात्विक स्रोत से लेते हैं। पुरातात्विक स्रोत आपका इसमें आएगा, अभिलेख के बारे में जानकारी लेना है, सिक्का से इतिहास की जानकारी मिलेगा, मृद भांड से मिलेगा, स्मारक से मिलेगा, भवन से मिलेगा, चित्रकला से मिलेगा। अब समझिए आप
कि होता क्या था वास्तव में। तो ध्यान दीजिए, देखिए अभिलेख, सबसे पहले हम लोग चलेंगे अभिलेख क्या होता है। अभिलेख का मतलब होता है, इसका मतलब होता है कि पत्थरों को, है ना, पत्थरों को खोद कर पत्थरों को खोद कर जो भी चीज हम लिखेंगे, पत्थर को खोद कर जो चीज हम लिख दिए उसी का नाम है अभिलेख। पत्थरों में जो हम लिखते हैं खोद खोद के, उसको बोलते हैं अभिलेख। तो इस तरह का अभिलेख सबसे पहले कहां मिला था? तो इस प्रकार का अभिलेख सबसे पहले आपको 1400 बीसी में 1400 बीसी में यह अभिलेख मिला था ईरान के बोगजकोई में। तो याद रखिएगा 1400 बीसी के आसपास ईरान के बोगजकोई में जो अभिलेख मिलता है, इसी अभिलेख, यह अभिलेख विश्व की सबसे पुरानी अभिलेख है। और इस अभिलेख में इंद्र देवता का उल्लेख है, मित्र का उल्लेख है, अरुण देवता का उल्लेख है, वरुण देवता का उल्लेख है, वरुण का भी उल्लेख है, वरुण, और नागसय देवता का उल्लेख है। तो 4 देवताओं का उल्लेख है, देख लीजिए यहां पे, है ना, इंद्र, मित्र, वरुण, नागसय, ये देवता का उल्लेख बोगजकोई अभिलेख में। यह अभिलेख भारत का सबसे पुराना है, जो 1400 ईसा पूर्व के आसपास ईरान में मिला है। तो अब समझिएगा कि अभिलेख क्या होता है। पत्थरों को खोद के लिखना अभिलेख कहलाता है। और जो ये अभिलेख आप जो देख रहे हैं, है ना, अभिलेखों के अध्ययन को क्या कहते हैं? अभिलेखों के अध्ययन को कहते हैं इपिग्राफी कहते हैं। क्या कहते हैं? इपिग्राफी। तो ध्यान दीजिएगा, अभिलेखों का अध्ययन कहलाता है इपिग्राफी। बोलिए, अभिलेखों का अध्ययन क्या कहलाता है? इपिग्राफी कहलाता है इसका अध्ययन। अभिलेखों के अध्ययन को इपिग्राफी कहते हैं। चलिए अब ध्यान दीजिएगा कि इपिग्राफी क्या है? अभिलेखों का अध्ययन है। बोलिए, समझ में आया? तो अभिलेखों के अध्ययन को क्या कहते हैं? इपिग्राफी कहते हैं। अभिलेख पत्थरों को खोदकर 1400 बीसी में ईरान के बोगजकोई अभिलेख में इंद्र, मित्र, वरुण, नागसय, ये सारा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट एग्जाम में कोई भी किताब में पढ़िए, सारा सिस्टम में एकदम इस तरह का क्वेश्चन मिलेगा और आप सीधा एकदम कॉन्सेप्ट के तरीके से लेक्चर 1 2 करके समझिए। अब समझिएगा कौन कौन अभिलेख भारत का जरूरी है। तो अभिलेख समझ गए। अब आपसे पूछेगा कि बताइए सबसे पुराना अभिलेख 1400 बीसी में ईरान के बोगजकोई में, ठीक है। इसमें किस देवता के बारे में बताया गया? इंद्र के बारे में है, मित्र के बारे में, वरुण के बारे में और नागसय के बारे में। चलिए अब आगे समझिए। अब आइए अभिलेख। अभिलेख में हम लोग चलेंगे सबसे पहले, ठीक है, हाथी गुफा अभिलेख। देखिए पूछेगा हाथी गुफा अभिलेख कहां है, तो आप क्या जवाब दीजिएगा? बोलिएगा कि हाथी गुफा जो अभिलेख है, ठीक है, ये हाथी गुफा अभिलेख कहां है? तो ये अभिलेख आपको मिलेगा कलिंग यानी उड़ीसा में मिलेगा, ठीक है। और एक अभिलेख को लिखने में, यहां जो अभिलेख लिखा था वो लिखा था खारवेल लिखा था। कौन लिखा था? खारवेल। तो हाथी गुफा अभिलेख को कलिंग में कौन लिखा था? खारवेल लिखा था। दूसरा अभिलेख का बात करेंगे तो दूसरा है जूनागढ़। कौन अभिलेख है? जूनागढ़ अभिलेख है। जूनागढ़ अभिलेख को कौन लिखा था? तो जूनागढ़ जो अभिलेख है वो लिखा था रुद्रदामन। रुद्रदामन लिखा था, है ना। जूनागढ़ अभिलेख को कौन लिखा था? रुद्रदामन। अब बढ़िया से इसका एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट समझिए कि अभिलेख जो होता है वो सबसे पहला अभिलेख क्या बोले बता? तो अभिलेख क्या होता है? पत्थरों को खोद कर लिखा हुआ लेख को क्या बोलते हैं? अभिलेख। इस अभिलेख में पुराने जमाने के बात लिखे होंगे, है ना। और 1400 बीसी के आसपास ईरान के बोगजकोई में, तो ये कैसे ही समझिए बेसिक,
किसके बारे में चर्चा कर रहा है? इंद्र, मित्र, वरुण नाम से, है ना। तो सबसे पहले समझिएगा, ये भारत है, ठीक। भारत का जो ये क्षेत्र देख रहे हैं, तो इधर जो आप देख रहे हैं, इधर सेंट्रल एशिया है, मध्य एशिया। कौन एशिया है? मध्य एशिया है, ठीक है। मध्य एशिया, मध्य एशिया एक रेगिस्तानी क्षेत्र है। यहां कई तरह के जनजाति रहते थे। मध्य एशिया एक रेगिस्तानी क्षेत्र है, यहां कई तरह के जनजाति रहते थे, और उस जनजाति में नाम था आर्य जनजाति। आर्य जनजाति, तो यही जो आर्य लोग थे वो भारत आने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन इधर देखिए आप हिमालय पर्वत, इसी हिमालय के कारण ये सब इधर नहीं आ पाया, और आर्य लोग मध्य एशिया को छोड़कर ही निकल गए इधर। अब आर्य लोग जब मध्य एशिया छोड़ के इधर निकल गए, तो यही है ईरान, ठीक है। और यही ईरान के आसपास में झोपड़ी उपड़ी बनाकर आर्य लोग यहां रहने लगे। और यही जानकारी अगर लेना है कि आर्य लोग मध्य एशिया से ईरान के आसपास में रहा, इसकी जानकारी आपको अगर लेना है, तो यही हमारा बोगजकोई अभिलेख में मिलता है। यही है बोगजकोई अभिलेख, जिसमें आर्यों की जानकारी मिलता है कि आर्य लोग कैसे आए थे, कहां रहते थे। बोगजकोई अभिलेख में मिलता है, और इसकी जानकारी 1400 BC में मिलता है। बोलिए, समझ में आ गया। और दूसरा जो अभिलेख है, वो इधर वाला जो आप देख रहे हैं, ये क्षेत्र, दूसरा अभिलेख यही है आपका हाथी गुफा अभिलेख। और ये जो हाथी गुफा अभिलेख है, इसको चला खारवेल ने। कौन लिखा था इसको? खारवेल ने। ये नंद वंश का था खारवेल। और हाथी गुफा में लिखा है कि कलिंग युद्ध, कलिंग युद्ध की जानकारी पूछेगा। कलिंग युद्ध की जानकारी किस गुफा में मिलेगा? हाथी गुफा अभिलेख में मिलता है, जो खारवेल ने लिखा था। कहां पड़ता है? उड़ीसा में। अगला अभिलेख अगर आप जानिएगा, तो यहीं से शक लोग आया था। और जब मध्य एशिया से शक लोग आ रहा था, तो शकों ने अपना अपना सेंटर बनाया था तक्षशिला। शकों ने अपना पहला सेंटर कहां बनाया था? तक्षशिला बनाया था। और यहां सब अपना सिक्का उक्का ढालने लगा, बिजनेस करने लगा, सिक्का ढालने लगा, बिजनेस करने लगा, व्यापार करने लगा। और तक्षशिला पर इसने पहला सेंटर बनाया शक लोग। फिर यहां से भारत में वो सब आगे बढ़ा चल गया, ये सब मथुरा। मथुरा में भी अपना सिक्का उक्का ढालने लगा। फिर चल गया उज्जैन, और फिर चल गया नासिक, और यहां से चल गया गुजरात। तो देखिए, यही गुजरात में जो शक राजा था, है ना, गुजरात में जो शक था, उसका नाम था रुद्रदामन। क्या नाम था? रुद्रदामन। और इसी रुद्रदामन ने सुदर्शन झील को मरम्मत करवाया था। सुदर्शन झील को मरम्मत करवाया था, और ये झील को मरम्मत शक राजा रुद्रदामन ने किया था। इसी की जानकारी हमको जूनागढ़ अभिलेख में मिलता है। यह अभिलेख संस्कृत भाषा में लिखा था। कौन भाषा में लिखा था? संस्कृत भाषा में। बोलिए, एकदम समझ में आ गया जूनागढ़ अभिलेख। अब आगे देखिएगा, तो एक अभिलेख है जिसका नाम है भीतरी स्तंभलेख, ठीक है। भीतरी स्तंभलेख, यहां देखिए, यह है भीतरी स्तंभलेख। और आज रखिएगा कि भीतरी स्तंभलेख में हुनों की आक्रमण, है ना, हुनों की आक्रमण की जानकारी, हुन लोग कैसे भारत में आया था, हुनों के आक्रमण की जानकारी हमको भीतरी स्तंभलेख में मिलता है। इस स्तंभलेख को लिखा था स्कंदगुप्त। कौन लिखा था? स्कंदगुप्त लिखा था। तो याद रखिएगा, भीतरी स्तंभलेख को लिखा था स्कंदगुप्त। कौन गुप्त लिखा था? बोलिए, भीतरी को स्कंदगुप्त लिखा था। आगे एक और गुप्त काल में स्तंभलेख है, उसका नाम है ऐरन अभिलेख। याद रखिएगा, कौन अभिलेख बोले हैं? ऐरन अभिलेख बोले हैं, ऐरन। और ऐरन अभिलेख जो है ना, ये ऐरन अभिलेख भानुगुप्त लिखा था। कौन गुप्त लिखा था? भानुगुप्त। और भानुगुप्त ने ऐरन अभिलेख में सती प्रथा की जानकारी देता है। सती प्रथा की जानकारी हमको किस अभिलेख से मिलता है? ऐरन अभिलेख से। भानुगुप्त के ऐरन अभिलेख से मिलता है। बोलिए, समझ में आ गया।
तो भानुगुप्त के एरन अभिलेख से सती प्रथा की जानकारी मिलता है। बाकी बंगाल में एक अभिलेख मिलेगा आपको, देवपाड़ा अभिलेख यहां मिलेगा बंगाल में। बंगाल में आपको है देवपाड़ा अभिलेख, और देवपाड़ा अभिलेख जो आप देख रहे हैं, देवपाड़ा अभिलेख, इस अभिलेख को कौन लिखा था? विजय सेन। कौन लिखा था? विजय सेन लिखा था। देवपाड़ा अभिलेख को विजय सेन लिखा था। और देवपाड़ा अभिलेख को विजय सेन लिखा था जो सेन वंश के राजा थे। और इसी देवपाड़ा अभिलेख कहां? बंगाल में है ना। विजय सेन ने लिखा था देवपाड़ा अभिलेख। अगला अभिलेख देखिएगा तो कर्नाटक में मिलेगा आपको। यहां कर्नाटक में जो अभिलेख मिलेगा इसी का नाम रहेगा ऐहोल अभिलेख। और ये जो ऐहोल अभिलेख देख रहे हैं, इसी ऐहोल अभिलेख में लिखा है कि 700 मंदिर का निर्माण किया था पुलकेशिन द्वितीय। पुलकेशिन द्वितीय ने 700 मंदिर का निर्माण किया था। इसकी जानकारी हमको कौन अभिलेख में मिलता है? ऐहोल अभिलेख में मिलता है। और ऐहोल अभिलेख में 700 मंदिर की जानकारी मिलता है। यही पुलकेशिन द्वितीय है जिसने नर्मदा नदी के किनारे हर्षवर्धन को मारा था चाकू, और हर्षवर्धन मर गए थे। तो यही पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को चाकू घोंप के मारा था नर्मदा नदी के किनारे। तो आप याद रखिएगा कि नर्मदा नदी के किनारे चाकू घोंप के मारने वाला राजा का नाम है पुलकेशिन द्वितीय। तो जितने भी आप देख रहे हैं ये सारा अभिलेख मतलब पत्थर में सब लिखा हुआ बात है। आगे अगर चलिएगा नासिक में, तो यहां भी मिलेगा आपको नासिक अभिलेख। महाराष्ट्र के नासिक में भी आपको मिलेगा नासिक अभिलेख मिलेगा। और ये नासिक अभिलेख को कौन लिखा था? सातकर्णी लिखा था। याद रखिएगा, सातकर्णी लिखा था जो सातवाहन वंश के राजा थे। और इसी सातकर्णी ने भारत में सीसा का सिक्का चलाया था। तो कुल मिला के भारत में जितने भी प्रमुख अभिलेख है, यही अभिलेख मतलब पत्थरों में लिखा हुआ किस राजा ने कौन सा बात लिखा है, इसी की जानकारी हमको मिलता है। तो चलिए एक बार ध्यान दीजिए, देखिए अगर भारत का इतिहास समझना है तो 3 चीज की जानकारी आप रखिए। पहला पुरातात्विक स्रोत। पुरातात्विक स्रोत का मतलब जमीन के अंदर दबा हुआ चीज को मिट्टी खोद के बाहर निकालो और उसकी जानकारी लो। तो बाहर निकालिए, जैसे हो गया अभिलेख, जैसे हो गया सिक्का, मृतभांड, स्मारक, भवन, चित्रकला। बोलिए एकदम समझ में आया? अब समझिएगा कि अभिलेख के बारे में। देखिए अभिलेख का मतलब क्या होता है? अभिलेख का मतलब होता है पत्थरों को खोद कर लिखना। अभिलेख का मतलब क्या होता है? पत्थरों को खोद कर लिखना अभिलेख कहलाता है। और अभिलेख 1400 BC में ईरान के बोगजकोई में लिखा था। इस अभिलेख में इंद्र, मित्र, वरुण और नागसे देवताओं की जानकारी मिलता है। इसे एपिग्राफी कहते हैं। आप समझिए अभिलेख कौन लिखा था। देखिए यहां बोले थे कि आर्य लोग मध्य एशिया में रहते थे। वहां छोड़ने का, मध्य एशिया छोड़ने का कारण था रेगिस्तान। रेगिस्तान में फसल नहीं होगा, कृषि नहीं होगा, पेट भरने के लिए लूटमार करना होगा, चोर डकैत बनना होगा। इसीलिए सब पेट उठ भरने के लिए आर्य लोग मध्य एशिया को छोड़ दिया। ये बात हम नहीं बोलते, ये बात मैक्स मूलर बोल रहा है। और मैक्स मूलर के अनुसार बोलता है कि आर्य लोग यहां छोड़ के ये सब ईरान चल गया। ईरान में ये सब यहां खाने पीने लगा, बहुत दिन तक ईरान में रहने लगा। जब बहुत दिन तक ईरान में रहने लगा, बसने लगा, खाने पीने लगा, तो यही चीज की जानकारी आपको इसमें मिलता है। बोगजकोई एक जगह का नाम है और वहां लिखा है आर्य लोग गेहूं जौ की फसल करता था, खेती करता था। आर्य लोग रथ दौड़ करते थे, रथ से जाते थे। इसकी जानकारी बोगजकोई में लिखा है 1400 BC। अब आगे देखिएगा कि अब यहां से शक लोग आया था। यहां भी मध्य एशिया में शक जनजाति लोग रहते थे। ये शकों की बहुत सारा सेंटर था, हर एक जगह पर ये सब सिक्का ढालता था। शकों के सिक्कों में नंदी बैल का चित्र होता था, त्रिशूल का चित्र होता था, है ना। इनके सिक्के तक्षशिला से मिले हैं, है ना। इनके जो सिक्के कहां से मिला है? तो तक्षशिला में इसका शकों का पहला सेंटर था, दूसरा था मथुरा, है ना, तीसरा था उज्जैन और चौथा था नासिक। और ये रुद्रदामन ने, इस शक राजा था रुद्रदामन, और यही शक राजा था रुद्रदामन जिसने सुदर्शन झील को मरम्मत करवाया था। और ये झील टूट गया था, तब इसने एक बात लिखा जूनागढ़ में संस्कृत भाषा में। इसके अलावा हाथी गुफा अभिलेख है, खारवेल लिखा था, भीतरी स्तंभ लेख स्कंदगुप्त लिखा था जिसमें हुनों के आक्रमण की जानकारी मिलता है। एरन अभिलेख सती प्रथा की जानकारी मिलता है। तो ये जितना अब अभिलेख देख रहे हैं
है ना। यही अभिलेख से अब हम लोग आज का क्लास यही, ये लेक्चर 1 है, फिर कल लेक्चर 2 सिक्का के बारे में बताएंगे, फिर आप लोग हम लोग चलेंगे साहित्यिक स्रोत, फिर विदेशियों का आगमन। जय हिंद।